दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने सवाल नंबर 11 तक कर लिए थे। सवाल नंबर 11 हमने पिछली वीडियो में किया था और बहुत अच्छे से इसको समझा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप इसे कृपया करके देख लीजिए, वरना ये वाला सवाल अगले आप पढ़ोगे तो हो सकता है समझ में ना आए, वरना और ये NCERT का भी है तो बोर्ड में भी चांस हैं इसके आने के। तो आप पहले इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आज हम सवाल नंबर 12 करते हैं। सवाल नंबर 12 क्या बोलता है कि सिद्ध कीजिए एफ आर से आर में जा रहा है और कुछ इस प्रकार परिभाषित है कि एफ एक्स बराबर 1 आएगा यदि एक्स तुम्हारा 0 से बड़ा है, 0 आएगा यदि एक्स तुम्हारा 0 है, और -1 आएगा यदि एक्स तुम्हारा 0 से छोटा है, ठीक है। यानी एक्स अगर धनात्मक है तो 1 आएगा। कुछ भी ले लो एक्स बराबर, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, कुछ भी लो, जितने भी एक्स के मान अगर धनात्मक होंगे इसमें रखोगे आप तो उसका मान हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। और एक्स अगर 0 रखोगे तो उसका सिर्फ और सिर्फ 0 आएगा। और ये ऋण है तो आप जितने भी ऋण मान रखोगे, ऋणात्मक मान रखोगे एक्स की वैल्यू, यानी जितनी भी निगेटिव रखोगे तो उन पे सारी की सारी जो एफ एक्स आएगा वो क्या आएगा? -1 आएगा। आप चाहे -2 रखो, चाहे -3 रखो, चाहे -4 रखो, इन पे हमेशा कौन सा मान आएगा? -1 आएगा। तो ये हमको दिखाना है कि ना तो ये एकाकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो ये हमको सिद्ध करना है। चलिए इसको करते हैं, हम अच्छे समझते हैं। देखो सवाल ये दिया है कि एफ एक्स बराबर 1 यदि एक्स तुम्हारा 0 से बड़ा है, 0 यदि एक्स तुम्हारा 0 है, -1 यदि एक्स तुम्हारा 0 से छोटा है। तो आप एक चीज़ समझो जो 1, 2 है। अब देखो जैसे ये आर से आर में जा रहा है तो इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ। ऐसे देखो इसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, प्लस के जितने भी नंबर होंगे माइनस के होंगे, मतलब सारे के सारे नंबर होंगे। तो देखो अब ये 1 है, ये 0 से बड़ा है, 2 है, ये भी 0 से बड़ा है। तो देखो 1 और 2 इसमें आर में है के लिए अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ 1 करूंगा तो देखो 0 से बड़ा है तो इसका मान कितना आएगा? 1। भाई 1 क्या 0 से बड़ा है ना। इसमें बोला है कि सभी धनात्मक में एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो अगर मैं एक्स बराबर यहाँ पर 1 रखता हूँ तो वो 0 से बड़ा है तो उसका मान कितना आ जाएगा? 1। और x बराबर यदि 2 रखता हूँ, यानी 2 रखता हूँ, तो ये भी 0 से बड़ा है। भाई 2 भी तो 0 से बड़ा है। अब ये भी 0 से बड़ा है तो अब जितने मतलब ये धनात्मक है और 0 से बड़ा है तो इसका भी मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। आप चाहे देखो, आप चाहे x बराबर, चाहे ये ऐसा कर लो, आप 3 कर लो f, तो भी ये कितना आएगा? 1 ही आएगा, क्योंकि 3 क्या है? 0 से बड़ा है और जो भी 0 से बड़ा उस पे एफ एक्स की मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो आप 4 रखो, 5 रखो, जितने भी धनात्मक आप मान रखोगे सब पे एफ एक्स का मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। तो देखो F1 पे भी 1 आ रहा है, F2 पे भी 1 आ रहा है, दोनों बराबर हैं। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2, यानी F2 के बराबर है। लेकिन क्या 1 2 के बराबर है? भाई 1 के लिए क्या करना पड़ता है? 1 के लिए हमें यही दिखाना पड़ता है कि एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 यदि है तो इसका मतलब क्या है? x1 बराबर x2 होगा। भाई यही तो होता है कि अगर एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 है तो x1 बराबर x2 होगा ही होगा, अगर एक ही फंक्शन है तो, एक ही फलन है तो। लेकिन यहाँ पर क्या कि एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ 2 तो है, लेकिन 1 बराबर 2 नहीं है। इसका मतलब है कि ए एफ तुम्हारा एक ही फलन नहीं है। क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि एफ तुम्हारा एक ही फलन नहीं है। अच्छा, आच्छादक के लिए क्या हमें सिद्ध करना है? भाई आच्छादक के लिए हमें सिद्ध ये करना है कि देखो इसमें देखो समझो कि इसमें प्लस वाले भी होंगे, भाई 1 भी होगा, 2 भी होगा और -1 भी होगा, -2 भी होगा, जितने भी होंगे सारे होंगे। तो इस वाले आर में -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा, जितने भी माइनस वाले हैं सारे होंगे। अब देखो इसमें मैं अगर मान लो इसमें -2 है, इसमें मान लो कितना -2 ये है, तो क्या कभी भी यहाँ पर कोई x ऐसा मिलेगा, कोई भी x ऐसा मिलेगा जो मैं एफ एक्स में रख दूँ और -2 मिल जाए उसकी इमेज? क्या कोई भी x ऐसा मिलेगा? आप कुछ भी रख के देख लो।
आप बोलोगे कि अगर मान लो कि x बराबर मैंने -2 रख दिया, मान लो इसमें से x -2 उठाया वो रख दिया, तो f ऑफ अगर -2 रखोगे तो देखो ये तुम्हारा 0 से छोटा हो गया भाई, 0 से छोटा हो गया ना। अब 0 से जैसे ही छोटा हो गया तो इसका मान कितना आ जाएगा, -1। जितने भी 0 से छोटे होंगे उनकी सबके मान कितने आ जाएंगे, -1। तो क्या यहाँ पर कोई x ऐसा मिलेगा जिसका प्रतिबिंब -2 बने? जी नहीं, कोई भी ऐसा x ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्लियर कट बोला है कि जैसे ही आप x की वैल्यू 0 से कम करोगे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमेशा ही -1 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमेशा ही -1 मिलने वाला है। अब -3 भी कभी भी नहीं मिलेगा, इसमें -3 भी आएगा। तो हम आच्छादक के लिए क्या करते हैं, आच्छादक के लिए हम यही बोलते हैं कि भी हर एक अवयव का प्रतिबिंब मिलना चाहिए कोडोमेन में, यानी सहप्रांत में, यानी सहप्रांत में कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यही तो हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर माइनस वाले हैं, -1 से जो ऊपर होंगे यानी -2, -3, -4 ये सारे छूट जाएंगे। तो जब सारे छूट जाएंगे तो जाहिर सी बात है ये आच्छादक नहीं होगा। तो इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कुछ इस प्रकार से है कि अतः जैसा कि दिया है कि फलन f(x) में केवल 3 संख्याएं हैं। देखो कितनी संख्याएं, 0, 1 या -1, 3 ही संख्याएं हैं। इसलिए -2 बिलोंग्स टू r, देखो -2 बिलोंग्स टू r जो यहाँ पर कर रहा है के लिए, -2 बिलोंग्स टू r के लिए, इसको काट दो, चलो दोबारा लिख गया, इसलिए -2 बिलोंग्स टू r के लिए x का कोई भी मान ऐसा नहीं है, देखो ये x कहाँ से आ रहा है, इसमें से, कोई भी मान ऐसा नहीं है जिसके लिए f(x) में इसमें रख दूं और -2 मिल जाए। वही जो चीज़ मैंने बता रखी है कि यहाँ पर x ऐसा कोई सा नहीं मिलेगा जो मैं यहाँ पर रख दूं और -2 मिल जाए, क्योंकि -1 से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये कभी भी नहीं होगा, यानी ये आच्छादक भी तुम्हारा नहीं होगा। क्लियर? चलिए, ये तुम्हारा 12वां सवाल हो गया। देखो सवाल नंबर तुम्हारे पास में अगला है, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 ये बोलता है कि मान लीजिए a बराबर 1, 2, 3 है और b बराबर 4, 5, 6 हैं, 7, और तथा इस प्रकार परिभाषित है कि f(1, 4, 2, 5, 3, 6) a से b तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए f तुम्हारा एक एकी है। ठीक है, तो ये देखो इसको हम करते हैं किस प्रकार से दिया हुआ है। तो देखो ये सवाल है, इसको देखो ये कोई समुच्चय दिया है, ये कोई समुच्चय दिया है, इसको देखो कैसे करके लिखेंगे। जैसे ये तुम्हारा समुच्चय A और ये तुम्हारा समुच्चय B, तो इसमें है 1, 2, 3 और इसमें है 4, 5, 6, 7। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझो कि जैसे 1, 4, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 की इमेज 4 है भाई, ये इमेज होती है सहप्रांत से जो अवयव आता है, ये प्रांत से अवयव आता है। तो 1, 4 का मतलब है, इसको देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इस वाले अवयव को कि 1r4, इसको ऐसे भी लिखते हैं, मैंने आपको बता दिया। तो देखो इसका मतलब यही होता है कि जब भी पेयर में लिखे हो तो 1 जो 4 होता है वो इसकी इमेज होती है, पहले वाले अवयव की ये क्या होती है, इमेज होती। तो 1 कहाँ पे मिल रहा है, 4 पे, 2 की इमेज क्या है, 5 है, और 3 की इमेज क्या है, 6 है। ठीक है, तो देखो 1 के लिए हम क्या सिद्ध करते हैं, जो एक एकी के लिए हम सिद्ध करते हैं कि इसमें हर एक अवयव की जो ये प्रांत होता है, ये तुम्हारा प्रांत होता है, ये तुम्हारा सहप्रांत होता है। तो जब भी हम एक एकी सिद्ध करते हैं तो हम क्या सिद्ध करते हैं कि इसमें हर एक अवयव की एक ही इमेज मिले, यानी यूनिक इमेज मिले, हर एक अवयव की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। अब इसमें चाहे अवयव छूटें या ना छूटें इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें कोई सा भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। एक ही फंक्शन के लिए हर एक की एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ये हमने परिभाषा पढ़ी थी ना कि f(x1) बराबर यदि f(x2) होगा तो इसका मतलब क्या है कि x1 बराबर x2 होगा। खैर ये तो खैर परिभाषा है, लेकिन अगर इसको ग्राफ से समझेंगे, इस प्रकार का आपके पास सवाल आ जाए तो इसको हमेशा ऐसे ही देखना है कि हर एक की, इसमें जितने भी अवयव हैं हर एक की सिर्फ एक ही इमेज मिले सहप्रांत में। ध्यान देना, हर एक अवयव की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, एक से ज़्यादा इमेज
नहीं मिलेंगी। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब हम एकाएकी सिद्ध कर रहे हैं तो जैसे 1 गया, 1 की मिली 4 और 2 की मिली 5 तो यहाँ 2 की भी 4 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा कभी भी, ठीक है। ये एकाएकी फिर नहीं होगा, ये एकाएकी नहीं होगा। एकाएकी के लिए बोलता है कि इसमें एक अवयव की एक ही इमेज मिले, दूसरे अवयव की वो इमेज ना मिले, दूसरे अवयव की अलग इमेज मिले, तीसरे अवयव की अलग इमेज मिले, चार अवयव में तो उसकी अलग इमेज मिले। तो यहाँ पर देखो आप क्लियर देख सकते हो कि f(1) कितना है 4 है, f(2) कितना है 5 है और f(3) कितना है 6 है, ठीक है। तो देखो इसमें हर एक अवयव की मतलब हर एक अवयव की सिंगल इमेज मिल रही है, यानी एक ही इमेज मिल रही है। अतः हम बोल सकते हैं अतः f तुम्हारा एकाएकी है, ठीक है। आप यहाँ पर बोल सकते हो सिंपल कि f तुम्हारा क्या होगा, एकाएकी होगा, क्योंकि हर प्रत्येक, आप ऐसे लिख देना, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a, प्रत्येक x बिलोंग्स टू a का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, आप ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा सवाल नंबर 13 हो गया। ये सिंपल था बहुत, इसमें कोई ऐसा खास नहीं था, आपको बस देखना था, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 13 था। तो आप अगले सवाल कीजिए, जो आप नहीं बनते हैं वो आप बता दीजिए और आप इनको अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब। तो देखो सवाल नंबर हमने 13 तक कंप्लीट कर लिए हैं, सवाल नंबर 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब अगले आप से यदि बनते हैं तो आप कीजिए सवाल, और नहीं बनते तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये देखो ये 17 क्वेश्चन नंबर 17 आप इसको ट्राई कीजिए, ये अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको हल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर नहीं बनता है आपसे तो अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। फ़िलहाल तो ये सरल ही है, कोई इसमें इतना वो नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। तो पहले आप इसको खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं बनता तो फिर आप वीडियो देखिए, अगर बन जाता है, थोड़ा बहुत दिक्कत आता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा, लेकिन एक बार खुद से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे करके पेपर में इसको हल करना है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।